In this video, I am going to take a problem from Irido. Problem number is 3.392 and it is based on motion of a charged particle in mutually perpendicular electric field and magnetic field. Let us read the question. A particle with a specific charge q by m moves in the region of a space where there are uniform mutually perpendicular electric and magnetic field with strength E and induction B. At the moment t is equal to 0, the particle was located at point O, which is the origin, and has zero velocity. For the non-relativistic case, non-relativistic means all the velocities are much less than the speed of light. Find the law of motion xt by t of the particle, the shape of the trajectory, the length of the segment of the trajectory between two nearest point at which the velocity of the particle turns into 0, the mean value of particle's velocity vector projection on the x-axis, that means x component उसका एवरेज एंड उसको ये कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इट इज़ सेइंग इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए मैग्नेटिज्म में. आई हैव अपलोडेड सम लेक्चर्स और उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है. दिस केस आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इन माय लेक्चर्स. उन लेक्चर्स का मैं यहाँ पे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. वहाँ पे आप इस मेथड से इसको देख सकते हो. मैंने लॉरेंस फोर्स यूज़ किया है और उसके बाद में फोर्सेस और काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं उनका यूज़ करते हुए, एसएचएम का यूज़ करते हुए यहाँ पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सब कुछ मैंने टाइम के फंक्शन में आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 2 इज बेस्ड ऑन द फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स. फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन को ही मैंने अपने एक लेक्चर में इंक्लूड किया था, लेकिन वहाँ पर मैंने कोई इस पर एग्जाम्पल कोई भी सॉल्व नहीं किए थे और उसके बदले मैंने बोला था कि कभी बाद में मैं उस पर प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनाऊँगा. तो ये प्रॉब्लम में यूजिंग फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा हूँ. और फील्ड ट्रांसफॉर्मेशंस के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले मैंने उस लेक्चर में भी दे रखे हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. और अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर भी उसके फॉर्मूलेज अलग से लिखे हुए हैं. तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, सपोज इसमें एक फ्रेम यहाँ पर एस है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई और बी के इक्वल है. दूसरा इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे सब इनर्शियल फ्रेम की बात हो रही है, कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं यहाँ पे. दूसरा इनर्शियल फ्रेम यहाँ पे एस डेस है और वो जो फ्रेम है एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रहा है. ये कैसे मूव कर सकता है, जस्ट एक इंडिकेटिव वेलोसिटी यहाँ दिखा रखी है. और क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट फ्रेम में डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी वैल्यू को. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई डैश और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी डैश. तो फ्रेम एस प्राइम या एस डैश में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी करेंगे, तो ये सब मैंने यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है. पैरेलल कंपोनेंट्स आप देखोगे कि दोनों में वही रहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स चेंज होते हैं. पैरेलल का मतलब है अलोंग द वेलोसिटी वी नॉट एंड परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वी नॉट. और इसमें अगर मैं स्पेशल केस यहाँ पे लेता हूँ कि वी नॉट इज़ मच लेस देन सी के कंपेरिजन में वी नॉट काफ़ी कम है, फ्रेम के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो. तो यहाँ पर आप ये जो अंडर रूट में क्वांटिटी आ रही है 1 और माइनस दिस, तो दिस क्वांटिटी इज़ मच लेस देन 1, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड. और फिर डिनोमिनेटर जो है वो 1 के बराबर हो जाता है. तो डिनोमिनेटर अगर 1 के बराबर हो जाता है तो उस केस में पैरेलल कंपोनेंट हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इतना आता है. लेकिन ये सभी इस केस के लिए है, वी नॉट मच लेस देन सी वाले केस के लिए है. तो ये बस आप फाइनल ये जो फॉर्मूलेज हैं इन फॉर्मूलेज को यहाँ पर देख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिफरेंट फ्रेम इज ओरिजिनल फ्रेम का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी नॉट क्रॉस बी. और यहाँ पे देखो हर एक फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ आते हैं, तो इसका मतलब दोनों में बहुत ही इंटर रिलेशंस हैं, दोनों सेपरेट नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं. एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट टू क्वान्टिटीज़ विच आर सेपरेबल टू ईच अदर. तो बी डैश यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बी माइनस वी नॉट क्रॉस ई बाई सी स्क्वायर. तो मैं जस्ट इन दोनों फार्मूले फोकस करता हूँ जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस के लिए हैं. इवन आप ये जो बी डैश वाला फॉर्मूला है इसमें आप फर्दर अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हो, क्योंकि डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ रहा है एंड दैट विल बी अ वेरी लार्ज क्वांटिटी एज कम्पेयर टू दिस वी नॉट क्रॉस ई. इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उससे कंपेरिजन में बहुत बड़ा होगा यहाँ पर ये. तो इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही कम हो जाएगा. तो आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड फ्रेम है इन दैट सेकंड फ्रेम बी इज़ ऑलमोस्ट सेम टू द बी इन फर्स्ट फ्रेम. तो लेट अस यूज दिस इन द प्रॉब्लम. तो फाइनली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी दूसरे फ्रेम में वो इसके बराबर हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन वी आर यूजिंग कि किसी भी तरह की जो वेलोसिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है. और
फिर ये जो बी डैश है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक ऐसा फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो एक ऐसा फ्रेम यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो सिंपली अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सिचुएशन को एनालाइज करना हमारे ईजी होगा। तो हम पहले दूसरे रेफरेंस फ्रेम में सिचुएशन को एनालाइज कर लेंगे और उसके बाद में हम ओरिजिनल फ्रेम में वापस आ जाएंगे। तो अब मुझे पहले वो वेलोसिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी फ्रेम की जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर फ्रेम में जीरो हो जाता है। तो करने क्या वाला है, लेट अस सेलेक्ट अ फ्रेम moving with some velocity, let's say v0, such that अब उस फ्रेम में हमें चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तो यानी कि ई डैश उस फ्रेम में यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो। तो फॉर ई डैश टू बी ज़ीरो, ई प्लस वी नॉट क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और इसका यूज़ करते हुए मुझे उस फ्रेम की वेलोसिटी निकालनी है और थोड़ा सा इजी वे में निकालनी है जिससे कि हम इजीली वर्कआउट कर सकें यहाँ पे। तो माइनस वी नॉट क्रॉस बी या फिर आप बी क्रॉस वी नॉट वगैरह यहाँ पे रख सकते हो इसमें इसको। तो बी क्रॉस बी करेंगे तो ई आना चाहिए। तो ई इज़ योर जे कैप, ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका के कैप है एक तरीके से। तो वेरी वेल नोन रिलेशन बिटवीन आई जे एंड के। तो यहाँ पे के कैप है, तो के कैप है, तो अब यहाँ पे वी नॉट जो है वो के कैप, क्योंकि मुझे जे कैप में चाहिए तो के कैप और आई कैप का कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पर ये, लेकिन हम तो इजी वे में चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि वी नॉट को आई कैप में ले लेंगे, वी नॉट इन आई कैप, यानी कि जो वेलोसिटी है उसको आप आई कैप में ले लो। 90 डिग्री वगैरह बन गया, तो 90 डिग्री अगर बन गया यहाँ पे तो ये मैग्नीट्यूड वगैरह यहाँ से हट जाएगा, बार यहाँ से हट जाएगा, वेक्टर का साइन हट जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू बी वी नॉट। तो हमें कितनी वेलोसिटी का फ्रेम चाहिए, ई बाई बी। और ये जो फ्रेम है ये फ्रेम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक ऐसा फ्रेम लेता हूँ जो कि मूव करता है विद वेलोसिटी इक्वल टू ई बाई बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इन दैट फ्रेम देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा और वी विल फेस सम लेस डिफ़िकल्टी इन एनालाइजिंग दिस सिचुएशन। जिन लोगों ने इसका सॉल्यूशन मेथड 1 से देख रखा है उनको पता है कि थोड़ा लेंदी मेथड रहता है यहाँ पर। इसमें हमें काइनेमेटिक्स यूज़ करनी पड़ती है, इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उससे हम यहाँ पर बच पाएंगे। कैसे बच पाएंगे, तो लेट अस सॉल्व फर्दर। तो आई एम चूजिंग अ फ्रेम हैविंग वेलोसिटी ए बाई बी विच इज़ मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरीके का फ्रेम यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमने एक ऐसा ऑब्जर्वर सेलेक्ट किया जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वी नॉट इज इक्वल टू ई बाई बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इस पर्टिकुलर फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड एक्जैक्टली वही है जो पहले था, और वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में था, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस से मैंने इसको यहाँ पर दिखा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस फ्रेम इज जीरो, लेट अस रिप्रेजेंट दिस विद ई डैश। तो ई डैश इन दिस फ्रेम इज जीरो। लेकिन यहाँ पे चार्ज जो कि इनिशियल रेस्ट पे था, अब उसके पास में वेलोसिटी होगी। तो चार्ज जो कि इनिशियल रेस्ट पे था उसके पास वेलोसिटी है इस फ्रेम में। तो चार्ज लेट से यहाँ कहीं पर है प्लस क्यू चार्ज, और इसके पास फिर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो रेस्ट पे था और हम एक ऐसा फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव एक्स से मूव कर रहा है। तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी वी नॉट के इक्वल। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग लाइक दिस परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियस है कि फिर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ को यहाँ पे बना के इसका एनालिसिस हमारे लिए आसान होगा। बस अब यहाँ पर एक जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है यहाँ पे, बस उसी तरीके का एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बस हमें यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है इसमें। तो लेट अस रिप्रेजेंट दैट सर्कल। तो कुछ इस तरीके का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे किधर की तरफ लगेगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो वी नॉट, तो वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स जो लगेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे लगेगा, v क्रॉस b। तो v इज़ माइनस आई कैप एंड b इज़ के कैप। तो अगर आप यहाँ पे माइनस आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो इट इज़ जे कैप। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दैट मैग्नेटिक फोर्स इज़ लाइक दिस, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन।
और कुछ इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ घूम रहा होगा यहाँ पर ये, और स्पीड वही रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। अब हमें यहाँ पे ये करना है इसमें कि किसी भी टाइम पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम इस फ्रेम में कैलकुलेट कर लेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट पे तो वैसे भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जो हमारा फ्रेम है या ऑब्जर्वर है दैट इज़ मूविंग अलोंग प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट तो मैं इस फ्रेम में भी निकालूंगा तो वही होगा, और जो ओरिजिनल फ्रेम है उसमें वही होगा। एक्स कोऑर्डिनेट हम इस फ्रेम में निकालेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस फ्रेम था उसके अकॉर्डिंगली कुछ मैनिपुलेशन कर लेंगे। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड इट्स पोजीशन इन दिस फ्रेम। तो इस फ्रेम में यहाँ पे इसकी कुछ पोजीशन लेट अस फाइंड आउट। तो सपोज दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और किसी टाइम पे ये जो पार्टिकल है सपोज यहाँ कहीं पर पहुँचा हुआ है। तो जो कम्प्लीटली हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए यूज़ करते थे एग्जैक्टली वही सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी टाइम पे ये जो एंगल है वो कुछ ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, और जो रेडियस वगैरह है जो हमने पढ़ा हुआ एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ किया सकती है। mv0/qb। वेलोसिटी की जगह पे आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे चाहे तो रख सकते हैं। तो वेलोसिटी की जगह पे अगर मैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पे रखूँ तो me/qb², और क्योंकि जो ओमेगा होता है वो qb/m के बराबर होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको ये भी रख सकते हो E/b ओमेगा, क्योंकि बहुत बार हम इस फॉर्मेट में भी रेडियस को याद रखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगी रेडियस इस पाथ के लिए, और जब ये यहाँ पहुँचा होगा तो उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज़ समथिंग लाइक दिस। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू v0। अब इसके x एंड y कोऑर्डिनेट वी हैव टू जस्ट फाइंड इट्स x एंड y कोऑर्डिनेट हियर। तो इसके x y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो यहाँ से r साइन ओमेगा टी दिख रहा है। तो x कोऑर्डिनेट r साइन ओमेगा टी लेकिन विद अ माइनस साइन। तो x कोऑर्डिनेट इज माइनस r साइन ओमेगा टी, वेयर वी नो द वैल्यू ऑफ r, वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा, वी कैन पुट ऑल दिस वैल्यूज। y कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर आएगा तो y कोऑर्डिनेट इन दिस फ्रेम, आप चाहो तो इसको x डैश y डैश वगैरह भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर y को अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें r, ठीक है। सिंपली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r cos ओमेगा टी है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो दिस इज़ r माइनस r cos ओमेगा टी। तो r इंटू 1 माइनस cos ओमेगा टी, दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर मुझे ओरिजिनल फ्रेम में अगर इसको देखना है तो ओरिजिनल फ्रेम में अगर मेरे को यहाँ पर इसको देखना है तो ओरिजिनल फ्रेम में यहाँ पर आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे वो देख लेते हैं। तो अगर मुझे ओरिजिनल फ्रेम में यहाँ पर चाहिए कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो गया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अभी यहाँ पर जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो उस फ्रेम में कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जो हमारा फ्रेम है वो खुद भी यहाँ पर v0 से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस फ्रेम का जो खुद का डिस्प्लेसमेंट है वो जब मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो उस केस से मेरे को यहाँ पर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट x से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस तरीके से लिखते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। तो अगर मेरे को अब यहाँ पर अगर a का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो SAB प्लस SB, तो एक तो हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ साथ फ्रेम का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऐड कर देंगे तो नेट मिल जाएगा। तो x नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा जो मुझे चाहिए इसमें, तो माइनस r साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर इसका इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, और ये फ्रेम खुद कितना आगे चला गया वो आप यहाँ पर इसमें रख दो। तो फ्रेम कितना आगे चला गया होगा टी टाइम में, v0 इंटू टी, क्योंकि v0 यहाँ पे कांस्टेंट है। आप ये सारी वैल्यूज़ वगैरह पुट कर लो। v0 की जगह पे आप पुट कर सकते हो E/b, तो E/b इंटू टी। r की जगह पे मैं यहाँ पर E/b ओमेगा लिख लेता हूँ, r की जगह पे E/b ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर आप E/b ओमेगा अगर यहाँ पे इसमें कॉमन निकाल लेते हो तो दिस विल बी ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो अगर आपके पास मेथड 1 वाला सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आप उस सॉल्यूशन को अगर देखेंगे तो उसमें x कैलकुलेट करने के लिए बहुत कई बार हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब में जाना पड़ा है वहाँ पर उसमें, और फिर इनिशियल कंडीशन लगाई, फिर ये सब कुछ किया, लेकिन वो बहुत आसानी से हमें यहाँ पर मिल रहा है। x कोऑर्डिनेट वेरी इजीली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और वाइडेंस जो है वो खुद ही y के बराबर हो जाएगा। y में तो किसी भी तरह के कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर, तो x और y हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आप देखोगे कि y में यहाँ पर जो मोशन है वो ऑसिलेटरी टाइप का मोशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। y में जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है
कॉस ओमेगा टी आप -1 रख दो यहाँ पर इसमें, तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2r और मिनिमम कोऑर्डिनेट फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि कॉस ओमेगा टी जब 1 होगा तब जाकर यहाँ पर ये y 0 हो जाएगा। तो y जो है वो 0 से लेकर के 2r के बीच में वेरी कर रहा है, तो y 0 to 2r इस तरीके से वेरी कर रहा है y। तो y में तो देयर इज सम ऑसिलेशन, लेकिन x में अगर मैं एक्चुअल मोशन को देखूं, ये तो मैंने यहाँ पर इस फ्रेम में बना रखा है, अगर मैं x में एक्चुअल मोशन को देखूं तो एक्चुअल मोशन यहाँ पे इसमें एक ऑसिलेटरी कंपोनेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो ओमेगा टी का टर्म आ रहा है ये लगातार इसको आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाता जाएगा। आप इसको इस तरीके से देखो, ये पार्टिकल यहाँ पर इस तरीके से ओमेगा v0 से तो इसके ऊपर चल रहा है, इस सर्किल पे तो v0 से चल रहा है, लेकिन जब मैं इस वेलोसिटी को ऐड करूँगा तो उसकी वजह से ये नेट v0 फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मिल जाएगा, तो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये v0 से आगे की तरफ भी जा रहा है। अभी हम एक एनालॉजी भी देखेंगे, उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक पार्टिकल जो है वो घूम भी रहा होता है, उसके साथ आगे भी जा रहा होता है, जो कि प्योर रोलिंग वगैरह में, रोलिंग मोशन में इस तरह केसेस हमको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से भी एक एनालॉजी यहाँ पर इसके देखेंगे। लेकिन पहले इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गए, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके वी एक्स वी वाई ये सब भी निकाल सकते हैं कि वी एक्स कितना होगा, वी वाई कितना होगा टाइम के फंक्शन में, या फिर आप यहाँ से सीधे सीधे इससे भी देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये ओमेगा टी हो जाएगा। अगर आप वी एक्स कैलकुलेट करोगे यूजिंग दैट डायग्राम, तो उस डायग्राम से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वी एक्स, लेकिन ये उस फ्रेम में है, ठीक है, माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर मेरे को पूरा एक्चुअल चाहिए तो मेरे को यहाँ पर ये जो वी नॉट है, ये वी नॉट यहाँ पर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसकी नेट वेलोसिटी आएगी। तो ये तो हो गया हमारे करंट फ्रेम में, और ओरिजिनल फ्रेम में लाने के लिए फिर फ्रेम की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो वी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। वी नॉट यहाँ पर ई बाई बी के बराबर है। आप चाहो तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करके भी लेके आ सकते थे। वी वाई अगर आप वहाँ से लिखोगे तो वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट इज ई बाई बी साइन ओमेगा टी। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, वी एक्स एंड वी वाई, ये सब हमने यहाँ पे इसमें कैलकुलेट कर लिए हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमने कैलकुलेट किए हैं, तो उसका जो पैटर्न है, जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर यहाँ पे कम्प्लीटली इसके साथ मैच करता है। किसके साथ यहाँ पर मैच करता है? जैसे अभी मैंने कहा कि वी नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ में इसके अलोंग ये मूव कर रहा है और उसके साथ साथ आगे भी जा रहा है, क्योंकि ये फ्रेम जो है वो फ्रेम की वेलोसिटी जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो एक तरीके से दो वेलोसिटी इसके पास में हो जाएंगे। जैसे अभी ये यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ पे है तो इसके पास में ये वाली वेलोसिटी तो है ही वी नॉट, और फिर उसमें ये वी नॉट भी यहाँ पर एक तरीके से ऐड हो रहा है। तो ऐसा किस में होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो इस तरीके का प्योर रोलिंग में होता है। प्योर रोलिंग में अगर कोई रिंग है या कोई इस तरीके का है, रिंग या डिस्क जो भी है, उसके सरकमफेरेंस या रिम पर अगर कोई पार्टिकल हो तो उस पार्टिकल का मोशन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होता है। तो अगर एक यहाँ पे ये रिंग है, सपोज यह व्हील है, और इसका सेंटर अगर वी नॉट से आगे जा रहा है यहाँ पर, और ये प्योर रोलिंग है, तो ये वी नॉट बाई आर होगा। तो वी नॉट बाई आर होगा, तो अगर मैं इसके सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे ले लूँगा तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, एक तो सेंटर की वेलोसिटी मिल जाती है और उसके साथ साथ ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इंटू आर कितना हो जाएगा? वी नॉट। आप हर एक पॉइंट पे देख लो, किसी पॉइंट पे, इस तरीके का पॉइंट हमारे पास था, वहाँ पे देखो ये वी नॉट हो गया, और यहाँ पर ये वी नॉट बाई आर इंटू आर, ये भी वी नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस रिम पे जो पॉइंट है उस पॉइंट के साथ में मैच कर रहा है इसका मोशन, और रिम पे जो पॉइंट्स होते हैं इनका जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं साइक्लोइड मोशन। तो साइकिल का जो व्हील होता है उसके रिम पे जो पॉइंट होता है वो पॉइंट इसी तरीके से मूव कर रहा होता है। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ कुछ ढंग के डायग्राम से दिखाने का। सपोज डिफरेंट टाइम पे जो व्हील है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, किसी टाइम पे जो व्हील पे ये सपोज एक रेड मार्क आप बना सकते हो, तो व्हील पे जो रेड मार्क है वो रेड मार्क यहाँ पहुँच जाएगा, फिर कुछ समय के बाद ये रेड मार्क वापस से वहीं पहुँच जाएगा। तो डिफरेंट इंस्टेंट्स पे अगर आप इस पॉइंट्स को मिलाते चले जाओ तो इट विल फॉलो दिस काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर हमारा जो पॉइंट इन कंसिडरेशन है वो पॉइंट भी उसी तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। तो दिस ट्रेजेक्ट्री इज़ कॉल्ड साइक्लोइड। तो दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोइड ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं अपने पार्टिकल की बात करूँ तो अपना जो पार्टिकल है वो भी इसी तरीके से मूव करता जा रहा है। ये ऐसे मूव कर गया, फिर इस तरीके से मूव कर गया, फिर इस तरीके से मूव कर गया। तो ये साइक्लोइड में यहाँ पर ही मूव करता जा रहा है। वाई में मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 2r तक। ये मैं यहाँ पे हमने निकाला हुआ है कि वाई मैक्सिमम 2r तक जा रहा है यहाँ पर ये, और r जो है वो r जो है वो e बाई बी ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो पूरी डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसमें, ई बाई बी ओमेगा, और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ये ट्वाइस। और आप देख सकते हो इस व्हील की भी जो रेडियस होगी वो रेडियस आप इसका हाफ इसके बराबर ले लो यहाँ पे ई बाई बी ओमेगा। तो ई बाई बी ओमेगा रेडियस का अगर यहाँ पे व्हील या रिंग जो भी है तो उसका जो यहाँ पे प्योर रोलिंग वाला मोशन है एग्जैक्टली वही मोशन यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है इसमें। क्वेश्चन अब तक हमने यहाँ पे ये एक्स वाई वी एक्स वी वाई ये सब देख लिया यहाँ पे, और जो पाथ है पाथ इज साइक्लोइड, ये आइडेंटिफाई हो गया। इसके बाद में हमें अब कुछ और पार्ट यहाँ पर देख लें। तो सेकंड पार्ट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टर्न्स इनटू जीरो। तो वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो कहाँ पर हो रही है, तो आप देखो कि यहाँ पर एक तरीके से ये मोशन का टाइम पीरियड के जैसा ही इसके बाद में मोशन जो है वो लगातार यहाँ पे इस तरीके से रिपीट होता चला जा रहा है। और एक टाइम पीरियड का मतलब होता है कि टाइम पीरियड इज़ 2 पाई ओमेगा। अब यहाँ पर आप देखो तो वी एक्स, अगर मैं ओमेगा टी को यहाँ पर 2 पाई रख दूँ तो वी वाई जीरो हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी अगर जीरो हो तो कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कि जो जीरो वेलोसिटी वाले पॉइंट्स हैं वो ये वाले, यहाँ पर वेलोसिटी जाके जीरो हो जा रही है, उसके बाद में एग्जैक्ट वही मोशन रिपीट हो जा रहा है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। ये जो पॉइंट्स है कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे वी वाई जीरो हो गया है तो वी वाई यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वेलोसिटी कम्प्लीटली जीरो है। तो वेलोसिटी कम्प्लीटली जीरो वाले जो पॉइंट्स हैं वो ये इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वेलोसिटी जीरो वाले पॉइंट्स हैं। अब इनके बीच में जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ का मतलब है जो मैंने ये जो येलो मार्क यहाँ पे किया हुआ है ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ बताना है यहाँ पर इसमें। तो ये लेंथ डायरेक्टली तो इस तरह से नहीं बताई जा सकती, यहाँ पे अगर हमें डायरेक्टली कुछ फॉर्मूले याद है फिर भी बता सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्पीड यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे तो उसके लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दिस विल गिव द स्पीड। और यहाँ से अगर आप स्पीड निकालो तो ई बाई बी विल बी कॉमन, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक टर्म बनेगा, तो 2 + 2 और एक -2 कॉस ओमेगा टी का टर्म बन जाएगा। सॉरी 2 + 2 नहीं है, ये 1 + 1 होंगे, 1 + 1 मिलके यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, सही कर लो इसको, तो ये √2 × √2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन ओमेगा टी बाई 2, तो दिस इज 2e बाई बी साइन ओमेगा टी बाई 2, दिस इज़ द नेट स्पीड। और ये जो नेट स्पीड है इस नेट स्पीड से आप यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हो एक टाइम पीरियड के अंदर। तो 2e बाई बी तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी बाई 2 टाइम इंटरवल dt ले लिया, और टाइम जो होगा जीरो से लेकर टाइम पीरियड इज़ 2 पाई ओमेगा। तो यहाँ तक के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होगा इसका। 2e बाई बी, ये 2 बाई ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा इसमें, और उसके बाद में आप इसका इंटीग्रेशन करके रखोगे तो कॉस पाई बनेगा एक तो, और एक कॉस जीरो बनेगा, उससे भी 2 आ जाएगा। तो बहुत आसान इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो 8e बाई बी ओमेगा, ओमेगा अगर हम रखना चाहें तो दिस ओमेगा इज़ क्यू बी बाई एम, तो 8em डिवाइडेड बाय क्यू बी स्क्वायर। कई बार क्या होता है इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली हमें याद भी रहता है, जो साइक्लॉइड मोशन है रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर से याद रहता है कि साइक्लॉइड मोशन जो होता है उसमें अगर जो व्हील है उसकी रेडियस अगर आर है, या व्हील या रिंग जो भी उसकी रेडियस अगर आर है, तो ये डिस्टेंस 8r के बराबर होता है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8r। अगर हमें ये रिजल्ट डायरेक्टली याद है कि 8r होता है ये, तो r का हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और r हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, e बाई बी ओमेगा हो जाता है। तो आप देख लो, अगर हमें r डायरेक्टली पता है तो 8r का यूज़ करके वी कैन डायरेक्टली फाइंड कि ये कितना होना चाहिए। इसके बाद में लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि द मीन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस यानी कि वी एक्स का एवरेज निकालना है यहाँ पे कि ऑन एन एवरेज एक्स डायरेक्शन में वो कितने से आगे खिसकता जा रहा है। ड्रिफ्टिंग का मतलब है कि कितना ड्रिफ्ट इसमें हो रहा है, किस वेलोसिटी से एक्चुअली ड्रिफ्ट करता जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर आप इसका एवरेज कैलकुलेट करोगे तो एवरेज में आप देखोगे कि जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल एक्सप्रेशन यहाँ पे वी एक्स का ये वाला है, और उसमें कॉस ओमेगा टी का जो एवरेज है वो एक तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 0। तो वी एक्स एवरेज विल बी इक्वल टू वी बाई बी, ई बाई बी।